फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर स्टडी गाइड। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीव विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। जो बच्चे बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ उनके जो दोस्त हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, वो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि जीव विज्ञान से संबंधित जो हम 30 क्वेश्चंस लाए हैं वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। बिना देर के हुए फ्रेंड्स देखते हैं जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो 1972 में, सेकेंड ऑप्शन 1980 में, थर्ड ऑप्शन 1982 में, फोर्थ ऑप्शन 1993 में। तो जो करेक्ट आंसर है वो आपका फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में लागू किया गया। उसके बाद आपका सेकेंड प्रश्न जो है वो कहता है कि मधुमक्खियों का प्रजनन तथा प्रबंधन क्या कहलाता है। जैसे मधुमक्खी पाल रहे हैं, शहद निकाल रहे हैं, उसका प्रबंधन कैसे, मधुमक्खियों को पालने का कार्य वो किस प्रकरण यानी कि किस क्रिया के अंतर्गत आता है, उस सभी संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसमें है आपका एपीकल्चर, यानी कि जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर जाएगा। जो सेकंड है वो पीसीकल्चर यानी कि मछली पालन, सेरीकल्चर यानी कि जो रेशम कीट, सिल्वीकल्चर जो आपका नहीं होगा। सबसे जो आपका फर्स्ट आंसर है वो आपका मधुमक्खियों का पालन और प्रजनन यानी कि एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन। जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें निगेटिव मार्किंग है, तो जो भी आप प्रश्न के आंसर देंगे बिल्कुल सोच समझ के देंगे, वरना एक आंसर सही करने के बजाय यदि आप गलत कर देते हैं तो उसके साथ 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। आपका जो थर्ड प्रश्न है वो कहता है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, यानी कि जो मनुष्य का रक्त है उसका पीएच मान कितना होता है। तो जो फर्स्ट है 7.5 से 8 पॉइंट तक, सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि 5.5 से 6.5 तक, थर्ड ऑप्शन आपका कह रहा है कि 0.2 से लेकर 4.5 तक, और फोर्थ ऑप्शन 4.5 से लेकर 5.5 तक। तो जो आपका करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन के पास, यानी कि 7.5 से लेकर 8.5 तक मानव के रक्त का पीएच मान माना जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4, कौन सा एक कार्बनिक उर्वरक है, यानी कि जो हमारा फास्फेट है वो कार्बनिक उर्वरक नहीं है। जो आपका पोटास है वो भी कार्बनिक उर्वरक नहीं है, यूरिया भी आपका कार्बनिक नहीं है, क्योंकि ये सभी केमिकल्स कार्बनिक न होकर अकार्बनिक इनऑर्गेनिक हैं। जो इसमें आपका मिसिंग हो गया वो आपका हो जाएगा वर्मी कंपोस्ट यानी कि जैव उर्वरक। जो वर्मी कंपोस्ट यानी कि जो सजीव चीज़ें हैं, कोई भी जो वस्तु में सड़ गल जाती हैं, यानी और केचुए से भी जो खाद बनाई जाती है, जो बायोगैस होती है, उसे हम कार्बनिक जैविक उर्वरक कहते हैं। तो यानी जो बायो केमिकल्स होते हैं। वर्मी कंपोस्ट, यहाँ एक मिस्टेक हो गया आपका ऑप्शन, उसका नाम रख कर लीजिएगा वर्मी कंपोस्ट। जो उर्वरक होता है उसे कार्बनिक जैविक उर्वरक, यानी फोर्थ ऑप्शन ही राइट आंसर। उसके बाद हमारा प्याज का जो खाने वाला भाग है वो क्या कहलाता है, पत्तियाँ। पत्तियाँ तो हरा भाग होती है प्याज का। उसके बाद जो हमारा लास्ट ऑप्शन है, थोड़े से दूर हो गए लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं, पत्तियाँ ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती। उसके बाद हम देखते हैं आपका तना। हाँ, तना जो है वही प्याज का खाने योग्य भाग जो है वो तना है। जड़ों को नहीं खाया जाता, उसको फेंक दिया जाता, और पुष्प भी नहीं खाने योग्य भाग है। तो बाकी सभी रॉन्ग है और सेकेंड ऑप्शन ही बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है।
उसके बाद जो प्रश्न नंबर 6 है, वायुमंडल की सर्वाधिक गैस कौन सी है, यानी कि जो हमारे पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है। तो आपका ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है, जो कि आपका करेक्ट नहीं होगा। हाइड्रोजन, ये भी बहुत कम मात्रा में, लिटिल अमाउंट में पाया जाता है। ओजोन, ये उतनी नहीं पाई जाती। सबसे अधिक हमारा जो फोर्थ ऑप्शन नाइट्रोजन है, ये सबसे अधिक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। कोई भी अगर क्वेश्चन पुट कर दे आपसे कि वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन, और कितने % पाई जाती है, तो आपका तुरंत आंसर देना चाहिए 78% नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर का, हल्दी के पौधों का जो खाने योग्य हिस्सा भाग होता है वो कौन सा है। हल्दी आप देखे होंगे जो खाने के प्रयोग में लाई जाती है, ये एंटीसेप्टिक भी होती है, कीटाणुओं को मारने का भी कार्य करती है। तो इसमें आपका प्रकंद हो जाएगा, कंद है, जड़ है, फल है। तो इसमें जो कंद है वो नहीं खाया जाता, जड़ भी नहीं खाई जाती और फल भी। तो इसमें जो प्रकंद, यानी कि जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, वही आपका राइट आंसर होगा। हल्दी का जो खाने योग्य भाग है वो प्रकंद कहलाता है। इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा भाग डीएनए का नहीं है। हमेशा जो नहीं है उसे ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में हम कभी कभी लगा के आ जाते हैं, नहीं को इग्नोर कर देते हैं, इसी वजह से हमारा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाता है। इसके लिए हमको प्रश्न को सबसे पहले सावधानी पूर्वक पढ़ना है, समझना है, फिर उसका आंसर देना। तो जो उसका डीएनए का भाग नहीं है वही पूछा गया। तो थायमिन भी है, साइटोसिन भी है, इसके बाद जो है वो ग्वानिन भी है, लेकिन राइबोसोम जो है आपका डीएनए का भाग नहीं है। ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। जो गलत है इसमें वही आपका सही होगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत होंगे, क्योंकि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, यानी कि प्रोटीन निर्माण का जो कार्य है वो राइबोसोम करता है, प्रोटीन निर्माण का। इसके बाद पित्ताशय किस ग्रंथि के नीचे पाई जाती है, जिसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन अग्नाशय, सेकेंड यकृत, थर्ड पक्वाशय, फोर्थ लैंगरहैंस की द्वीपिकाएँ। तो जिसमें जो आपका ये फर्स्ट आंसर है वो जाएगा यकृत के साथ, यानी कि यकृत के नीचे ही हमारा पित्ताशय पाया जाता है, यानी कि लीवर के नीचे हमारा गाल ब्लैडर ग्लैंड जो है वो पाई जाती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, क्रोमोसोम का निर्माण मूलतः किसके द्वारा होता है। तो जो क्रोमोसोम का निर्माण है वो प्रोटीन के द्वारा भी होता है और डीएनए के द्वारा भी होता है। तो इसमें जो आपका सेकंड आंसर हो जाएगा वो जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ, यानी कि प्रोटीन और डीएनए दोनों के द्वारा होता है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा और बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, सजीव अस्थि में कितने % जल पाया जाता है। तो जो सजीव अस्थि में पहला ऑप्शन कह रहा है 20%, 30%, थर्ड ऑप्शन 66%, फोर्थ ऑप्शन 25%। तो सबसे जो बेटर ऑप्शन है वो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन के साथ, यानी कि 20% सजीव अस्थि में जल की मात्रा पाई जाती है, बाकी सभी रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 कहता है कि निम्नलिखित में से प्रोटोजोआ किस प्रकार का जीव है। तो जो प्रोटोजोआ एक कोशिकीय, जिसमें एक कोशिकाएं यानी आद्य केंद्रित विकसित जो केंद्रक पाए जाते हैं वही एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। तो एक कोशिकीय, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 क्या कहता है कि पौधे अपना भोजन किसी से तैयार करते हैं। जड़ से तो वो खनिज लवण को अवशोषित करके पत्तियों तक पहुंचाते हैं। छाल के द्वारा पौधों को बाहरी आघातों से सुरक्षा मिलती है। पत्तियों के द्वारा, यस, जो पत्तियां होती हैं उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में
प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तो सबसे जो राइट ऑप्शन जाएगा वो आपका थर्ड ऑप्शन के साथ, यानी कि पत्तियों से। उसके बाद 14, आलू, प्याज, गन्ना। जो आलू है, प्याज है, गन्ना है, अपना भोजन कहाँ से संग्रहित करते हैं? तो तने में, पत्तियों में, छाल में, जड़ में। पत्तियों में वो अपना भोजन संग्रह नहीं करते। छाल में क्यों? ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो छाल है उन्हें बाहरी आघातों से बचाव करता है। जड़ में, इनमें बाइनरी फ्यूजन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जब गन्ने का तना काट के उनको मिट्टी में दबा दिया जाता है तो उसी में कलिकाएँ निकल कर एक गन्ने का निर्माण करती हैं, यानी कि तने में भोजन का संग्रह होता है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा एक लिंग पुष्पीय नहीं है? यानी कि एक लिंग पुष्प नहीं पूछा गया है, तो जो नहीं है वही इसमें राइट आंसर होगा। तो जो केवड़ा है वो एक लिंगीय पुष्प नहीं है, ताड़ एक लिंगीय पुष्प है, पपीता एक लिंगीय पुष्प है, मटर एक लिंगीय पुष्प है। तो नहीं पूछा गया, तो जो गलत है वही आपका सही होगा, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद लैक्टोमीटर निम्नलिखित में से किसकी शुद्धता मापता है? माप करता है, सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माप करता है, यानी कि आर्द्रता का, फर्स्ट ऑप्शन आर्द्रता का, वातावरण का, दुग्ध का और गैस का। यानी कि जो लैक्टोमीटर है वो दूध का मापन करता है। जैसे एक जो दूध बेचने वाला व्यक्ति होता है वो लैक्टोमीटर अपने पास लिए रहता है, और जब वो किसी से दूध लेता है तो उससे माप लेता है कि इसमें कितने % जल की मात्रा और कितने % दूध की मात्रा है। दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से ही माप ली जाती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 17 कहता है कि ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? तो फर्स्ट ऑप्शन अपश्रव्य तरंग, श्रव्य तरंग, थर्ड अनुदैर्ध्य तरंग और फोर्थ आपका अनुप्रस्थ तरंग। तो सबसे जो करेक्ट आंसर है वो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन के साथ, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। ध्वनि तरंगे हमेशा अनुदैर्ध्य चलती हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूजनल वे में ही चलती हैं आपकी ध्वनि तरंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 18, विश्व में सबसे पहले जो तेल कुआं है वो किस देश में खोदा गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है ब्रिटेन में, सेकेंड सऊदी अरब में, कुवैत, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बहुत से जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुवैत में ही सबसे अधिक तेल पाया जाता है, क्योंकि कुवैत में तेल सबसे अधिक मात्रा में। लेकिन सबसे पहले किस देश में तेल का कुआं खोदा गया? तो वो आपका जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी फोर्थ ऑप्शन के साथ सबसे राइट जो आंसर जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। बाकी सभी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। उसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये तो कोशिका का पावर हाउस है। विद्युत गृह कहते हैं कोशिका का। तारक का, ये सेंट्रोसोम एक ये बिल्कुल नहीं होगा। राइबोसोम, यस, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। इस प्रकार जो प्रोटीन की फैक्ट्री है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है उसमें प्रोटीन बन रहा है, तो प्रोटीन निर्माण कार्य राइबोसोम के द्वारा ही होता है। राइबोसोम को ही प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। सबसे बेस्ट ऑप्शन और राइट ऑप्शन आपका जाएगा थर्ड ऑप्शन के साथ, राइबोसोम। जो लवक है वो आपका क्लोरोप्लास्ट है, जो हरित पत्तियों में पाया जाता है। ये नहीं हो सकता, ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी रेडियो एक्टिव किरण नहीं है? तो जो रेडियो एक्टिव किरण नहीं पूछा गया तो इसका ध्यान देना आवश्यक है। तो जो आपकी अल्फ़ा रेज यानी कि अल्फ़ा किरण है वो भी रेडियो एक्टिव, इसका जो प्रतीक है वो ऐसे बनता है। बीटा, ये भी रेडियो एक्टिव किरण है, बीटा का ऐसे प्रतीक होता है। और जो गामा है वो इस प्रकार बनती है। ये तीनों किरणें रेडियो एक्टिव किरणें हैं, तो इसमें नहीं पूछा गया, तो जो नहीं होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो फोर्थ है अनाइमा रेडियो एक्टिव किरण नहीं है, यही आपका राइट आंसर होगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे।
प्रश्न नंबर 21 क्या कहता है कि तिलचट्टा यानी कि जिसे काकरोच कहते हैं उसके हृदय में कितने चेम्बर यानी कितने कोष्ठक पाए जाते हैं। तो जो पहला आपका 10, 12, 13, 14, तो जो सबसे आपका करेक्ट आंसर जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन के साथ, यानी कि कॉकरोच के हृदय में जो चैम्बर है उनकी संख्या 13 होती है। ये भी क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है कि तिलचट्टे जो एक प्रकार का कीट है, इंसेक्ट्स है, उसके जो ब्लड का कलर होता है वो वाइट होता है, यानी वाइट ब्लड सेल्स से बनी होती हैं। प्रश्न 22, निम्नलिखित में से कौन सी गैस बायोगैस में नहीं पाई जाती है। यानी कि नहीं का ध्यान इसमें भी रखना है, तो जो नहीं पाया जाता है वही इसमें आपका करेक्ट होगा। तो देखते हैं, मीथेन भी बायोगैस में पाई जाती है। बायोगैस ये भी मीथेन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो सेकेंड ऑप्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आपकी एक बायोगैस का घटक है, यानी बायोगैस में पाई जाती है। प्रोपीन ये आपका बायोगैस नहीं है। तो और हाइड्रोजन भी आपका बायोगैस है। तो जो नहीं पूछा गया वही आपका करेक्ट आंसर होगा, और बाकी सभी जो हैं वो आपके रॉन्ग ऑप्शन हो जाएंगे। थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आनुवंशिकता के पिता यानी कि जिन्होंने आनुवंशिकता हेरेडिटी के जो फादर हैं उन्हें क्या कहते हैं, रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका की खोज की, इन्होंने रॉबर्ट हुक जो है वो कोशिका की खोज की थी। रदरफोर्ड जो है वो प्रोटॉन की खोज किए थे। और जो आपके माइकल फैराडे होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। फैराडे जो है वो आपके भौतिकी से संबंधित है। तो जो सबसे करेक्ट आंसर, राइट आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन सेकंड के साथ, और सेकंड का दिया है जॉन मेंडल, जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया और आनुवंशिकता की खोज की, जिन्हें आनुवंशिकता का फादर कहा जाता है। लॉ ऑफ हेरेडिटी, फादर ऑफ हेरेडिटी कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। उसके बाद 24 टाइफाइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है आपका मलेरिया, गोनोरिया होना चाहिए, गोनोरिया, टिटनेस, आंत का बुखार। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो सबसे बेटर और राइट आंसर जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग होंगे। तो आंत का बुखार इसे कहते हैं, कभी कभी इसे अतिसार भी कहते हैं। इसमें आंत प्रभावित होती है। प्रश्न नंबर 25, परमाणु बम का जनक निम्नलिखित में से कौन है। पहले रदरफोर्ड, सेकेंड ऑप्शन जे टॉमसन, थर्ड ऑप्शन ऑटो हान, और फोर्थ ऑप्शन चैडविक। जो रदरफोर्ड है वो प्रोटॉन की खोज किए थे, और जो जे टॉमसन है वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। लेकिन जो जे थॉमसन है उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, और जो न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। जो थर्ड ऑप्शन आपका ऑटो हान, इन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26 क्या कहता है, जल में घुलनशील विटामिन के जो पेयर हैं यानी कि विटामिन के युग्म है वो कौन से हैं। तो विटामिन बी सी, तो सेकेंड ऑप्शन ए डी, थर्ड ऑप्शन ए ई, और फोर्थ ऑप्शन आपका डी के, यानी कि जो सबसे करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन के साथ। और आपका जल में घुलनशील विटामिन की जो युग्म है वो है बी और सी। ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन है, और बाकी ये ए ई डी के सभी वसा में घुलनशील विटामिन, सभी क्या हैं, वसा में घुलनशील हैं। इसके बाद खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, जो खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं,
प्राथमिक उत्पादक आपके जो पेड़ पौधे हो गए, ग्रीन एल्गी हो गई, वो सभी प्राथमिक उत्पादक आ जाएंगे। अपघटक जैसे आपके सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, सभी जो मतलब आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, अपघटित करते हैं, उन्हें अपघटक। प्राथमिक उपभोक्ता, हाँ, शाकाहारी को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। और प्राथमिक उपभोक्ता ही शाकाहारी उपभोक्ता कहलाते हैं। द्वितीय उपभोक्ता रॉन्ग हो जाएगा। अनार का खाने योग्य जो भाग है वो क्या है? फल भित्ति खाई जाती है? नहीं, उसकी फल भित्ति को फेंक दिया जाता है। बीजांडासन को भी फेंक दिया जाता है। अंतः फल भित्ति उसको नहीं खाई जाती है, अंदर की जो छिलके होते हैं उनको। हाँ, जो रसीले बीज चोल, जो बीज के ऊपर रसीले बीज के चोल यानी कि बीज के कवर पाए जाते हैं, उन्हीं को खाया जाता है। तो सबसे जो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के पास, रसीले बीज चोल अनार के खाने योग्य भाग होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु गंगा नदी में पाया जाता है? तो इसमें आपका देखें कोलीफॉर्म जो जीवाणु यानी कि जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। और जो डिप्लोकोकस ये नहीं होते हैं। स्ट्रेप्टाइलोकोकस जीवाणु ये नहीं पाया जाता है। स्ट्रेप्टोकोकस जो सीधे बैक्टीरिया श्रृंखला में होते हैं वो भी उसमें नहीं पाए जाते। इसके अलावा एक बैक्टीरियोफेज पाया जाता है जिसके कारण जो गंगा जल होता है वो खराब नहीं होता। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ऊपर हमने बताया आपको जल में घुलनशील विटामिन, अब बताएंगे वसा में घुलनशील विटामिन कौन से। तो विटामिन जो सी है आपका ये जल में घुलनशील है, विटामिन सी है वो जल में। विटामिन बी भी आपका जल में, विटामिन B12 भी जल में, और विटामिन डी जो फोर्थ ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट आंसर, और जिसका नाम है विटामिन डी। इस प्रकार जल में घुलनशील विटामिन बी और सी और वसा में घुलनशील विटामिन जो A, D, E, K, A। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।